हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर्यभट्ट एजुकेशन। लास्ट क्लास के अंदर में हम लोगों ने फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखा था और आज उसी फ्लो ऑफ चार्ज के एक अलग नेचर के बारे में स्टडी करेंगे जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होता है? व्हाट इज अ करंट? इफ समथिंग इज फ्लोइंग इट इज कॉल्ड करंट। कोई भी चीज फ्लो कर रहा है वो करंट होता है, चाहे वो वाटर का फ्लो हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो। समथिंग इज फ्लोइंग इज कॉल्ड करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन इसको हम एक प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू डिफाइन करेंगे। तो हम कहते हैं क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज in per unit time through any cross section। आप इसमें और आगे जोड़ सकते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी मेटेलिक वायर। तो सिंपल सी बात, हमें यह कंसिडर करना है रेट ऑफ फ्लो को पर यूनिट टाइम को। फिजिक्स के अंदर वैसे भी जब भी रेट वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब होता है पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? हमने लास्ट लेक्चर के अंदर में जब फ्लो ऑफ चार्ज को देखा था तो हमने देखा था कि चार्ज जो होता है वो फ्लो करता है और वही चार्ज जब किसी क्रॉस सेक्शन से एक यूनिट टाइम में, ये हमें बताता है कि कितना चार्ज एक यूनिट टाइम के अंदर में किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई और इसे हम लिखते हैं I इज इक्वल्स टू Q/2। Q इट मीन्स चार्ज और T हो गया यहाँ पे टाइम। ठीक है, अगर आप इसके यूनिट के अकॉर्डिंग देखें तो ये हो जाता है कूलम पर सेकेंड और इसी कूलम पर सेकेंड को हम बोलते हैं एम्पियर, डिनोटेड बाय कैपिटल A। तो इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। डिनोटेड बाय कैपिटल A। इट मीन्स 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड। अगर आपको डिफाइन करने की बारी आई कि 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट कितना क्या होता है, व्हाट इज अ 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, तो 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट मीन्स दैट कि इफ अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग through any cross section area in a 1 second, so we can say that the 1 ampere electric current is flowing। ठीक है, अगर हम इसी को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग डिफाइन करें, ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अगर हम देखे थे, इसको अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर हमने क्या देखा था? Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। तो यहाँ से I इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना? NE/T। ये एक अलग फॉर्मूला भी हो गया आपके लिए और इसी के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता था? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इफ 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन अ 1 सेकेंड थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, तो इट इज अ 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब इससे आगे देखते हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक करंट के कुछ नेचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट बेसिस पे बना के लिख लीजिएगा कॉपी के अंदर। पहला कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब देखो, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे कई बार बहुत सारे टीचर भी गलती कर जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर मैग्नीट्यूड होता है, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर डायरेक्शन भी होता है, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ के वेक्टर होने के लिए केवल मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। आप आगे की क्लासेस के अंदर में जाके पढ़ोगे कि वेक्टर होने के लिए एक और चीज़ जरूरत होता है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन लॉ, और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर एडिशन लॉ को नहीं फॉलो करता है। दैट इज वाई इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी। आप इसको सिंपली किसी जंक्शन पे, किसी पॉइंट पे अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हो। ठीक है, जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो वो अनचार्ज रहता है। ठीक है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर इन करता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउट होता है, मतलब जितना उसके अंदर चार्ज इन होता है
उतना ही आउट भी हो सकता है। तो द सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, द कंडक्टर रिमेन अनचार्ज्ड। जो कंडक्टर होता है वो अनचार्ज ही रहता है। और इसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि द इलेक्ट्रिक करंट, शॉर्टकट इसी, does not depend on क्रॉस सेक्शन एरिया। तो दो बातें हमने यहाँ पे देखी। पहला था द कंडक्टर रिमेन्स अनचार्ज, कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा होता है तो उस कंडक्टर के ऊपर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं करता है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा होता है तो वो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे नहीं डिपेंड करता। जैसे देख लो, इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं कि मान लो ये एक वायर है, ये यहाँ मोटा है, फिर इससे थोड़ा सा पतला वायर को जोड़ दिए, चलो इससे एक और जोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ से करंट I1 पास कर रहा हो, यहाँ से I2 पास कर रहा हो, यहाँ से इसमें I3 पार कर रहा हो, तो यहाँ पे I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I3 होगा। वो उसके अलग अलग क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है उससे। अब आगे जाके जब बहुत सारे स्टूडेंट ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो वो बोलेंगे अरे सर क्रॉस सेक्शन के चेंज होने पे, मतलब एरिया के चेंज होने पे रेजिस्टेंस फैक्टर कर रहा है, तो फिर यहाँ पे करंट क्यों नहीं फैक्टर करेगा। देखो वो अलग चीज़ें, वो मैं आगे आके जो कि बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा भी आपको वहाँ क्या होता है। पर यहाँ की जो बात है, आप इसको समझो सिंपल सा, कि मान लो कि ये कंडक्टर वायर है जिसकी अलग अलग जो है वो विड्थ है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मोटाई में चेंज आ रहा है। अब इसके अंदर मान लो टोटल इसके एक एग्जांपल के साथ इसके अंदर मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स की इसकी कैपेसिटी है, कि ये 100 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक में वो 100 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब इसके इस कॉर्नर से मान लो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ 1 सेकंड के अंदर में, 1 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ, ठीक है। इसकी टोटल कैपेसिटी थी 100 इलेक्ट्रॉन, तो अब इसके अंदर बचा कितना, 98 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो 98 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बचा, तो क्या इधर से कितना इलेक्ट्रॉन्स इन होगा, सिंपल सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें जगह कितने का है, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का है। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर होता है तो इसमें 98 हो जाता है, तो अब बचा कितने के लिए जगह, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। इसलिए कि यहाँ पे इसकी कितनी भी मोटाई हो चौड़ाई हो उससे नहीं डिपेंड करता, डिपेंड करता है वो उस चीज़ से इंडिपेंडेंट होता है। द फ्लो ऑफ चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, वो जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं करता है, ठीक है। नाउ थर्ड वन, एट अ जंक्शन और अ पॉइंट, किसी भी जंक्शन पे या पॉइंट पे द अमाउंट ऑफ करंट इंटरिंग, द अमाउंट ऑफ करंट entering or leaving remains same, ठीक है। किसी भी जंक्शन पे किसी भी पॉइंट पे जितना करंट इन हो रहा होता है उतना ही वो बाहर भी होता है, इसको आप समझें। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ये एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट आई, यहाँ से 4 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट आया। अब इस वायर से पास किया मान लो केवल 3 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, तो इधर से कितना पास करेगा, सिंपल सी बात है, इधर से 5 इधर से 4, तो टोटल आया यहाँ पे 9, और यहाँ 3 एम्पियर आ गया, तो रेस्ट कितना बच गया, 6 एम्पियर, तो 6 एम्पियर यहाँ के पास करेगा। तो किसी भी जंक्शन पे किसी भी जितना इंटरिंग करंट होता है उतना ही लिविंग करंट होता है, जितना करंट अंदर की ओर आ रहा होता है उतना ही वो बाहर की ओर आ रहा होता है, और इसी को हम बोलते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ। आगे जब आप सीनियर क्लासेस के अंदर जाओगे तो आप इसको किरचॉफ्स लॉ के अंदर पढ़ोगे, 2 लॉ, उसमें एक लॉ सेकंड लॉ जो है किरचॉफ्स का सेकंड लॉ वो यही कहता है, ठीक है। नाउ
अब जैसे इसको देखो आप, मान लो कि यहाँ से 6 एम्पियर का 8 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा, यहाँ पे आया 1 एम्पियर, इसमें आया 2 एम्पियर, तो रेस्ट कितना आएगा? तो यहाँ 8 एम्पियर आया, यहाँ 1 चला गया, यहाँ 2 चला गया, तो रेस्ट बचा कितना? सिंपल सी बात है 5 एम्पियर, तो यहाँ पे आ गया 5 एम्पियर। तो ये बहुत सिंपल है, ये बस इतना ही कहता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही वर्सेटाइल टॉपिक है। चलिए इसको देखते हैं क्या है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कोई एक ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स के अंदर बहुत लंबे समय तक विवाद में ही रहा है। ठीक है, और अभी भी बहुत सारे लोग इसका एक प्रॉपर आंसर नहीं दे सकते कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, जो भी हुआ। ठीक है, आप लोग, मैंने आपको जो फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी मेटल को सेल के साथ ऐड करते हैं, सेल के साथ जोड़ते हैं, व्हेन इट इज कनेक्टेड बाय अ सेल, तो हमने देखा था क्या, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टेड टू मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल व्हेन द कंडक्टर और अ मेटल पीस, कंडक्टर वायर इज कनेक्टेड टू द सेल, द इलेक्ट्रॉन्स, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसे हमने कहा था, वो स्टार्ट कर देते हैं मूव करना किया टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारा करंट का डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि कन्वेंशनली, फिर से वही बात आ जाएगी, परंपरागत तरीके, जो उस समय के फिजिसिस्ट थे वो ये नहीं जानते थे किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स वाज नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, दे ओनली नोज अबाउट द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वो जानते थे। तो उन्होंने कंसिडर्ड किया द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा? सिंपल सी बात है, ये हाई पोटेंशियल वाले से लो पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। सो दे कंसिडर दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, कन्वेंशनली ये हम उन लोगों ने माना कि भाई पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक आता है। ठीक है, और इसी को हम आज तक ढोते आ रहे हैं, हम इसको मानते भी हैं। ठीक है, बट एक्चुअली आज का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जब हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जाना तो हमको पता चला कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो नेगेटिव, एक्चुअली में ये कंसिस्ट होता है ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करता है। इट्स मूव फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, इसको नए भाषा के, इसे नए लैंग्वेज के अंदर में हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, बट कन्वेंशनल करंट जो हमारा है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही है। तो हम इसे बोल सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, whereas the direction of flow of electron is from negative terminal to positive terminal. The direction of flow of current is opposite to the direction of flow of electrons. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद किसी भी मैटर के इलेक्ट्रिक कंडक्टर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि वो किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, उसको हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, पहला तो हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर। अब देखो ये कंडक्टर्स क्या होता है। कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू हिम। कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होता है जो अपने अंदर से होकर इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देता है। और कंडक्टर क्यों होता है कोई भी? ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर वो होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देता है। एग्जाम्पल में आपने देखा भी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। दूसरा हमारा बच्चा होता है वो क्या? इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होता है? इंसुलेटर्स आर दोज substances do not allow the electric current to pass through them. वो उस अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करने देते क्योंकि इनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। ठीक है, और इसलिए ये अपने अंदर से किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक करंट को पास वास करने नहीं देते, जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ड्राईवुड हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें एक और आता है जिसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर।
ये भाई साहब बीच वाले हैं, ये तो ना ही कंडक्टर है ना ही इंसुलेटर है। इट मीन्स दैट इट बिहेव्स एज अ बोथ कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस विच बिहेव्स एज अ बोथ कंडक्टर एज वेल एज सेमीकंडक्टर। ठीक है, जब आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज इट्स बिहेव्स एज अ कंडक्टर, और जब टेम्परेचर घटेगा मतलब नॉर्मल हो जाएगा तो वो इंसुलेटर रहता है। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल्स है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो जितने भी हैं, गैलियम, ये सारे के सारे क्या हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, नॉर्मली तो ये इंसुलेटर की तरह रहते हैं, लेकिन जब इसको हीट मिलता है, टेम्परेचर होता है, तो ये क्या हो जाते हैं, कंडक्टर्स हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर यहीं पे खत्म, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। और वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ लग रहा हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन मन में आता है तो उसको कमेंट बॉक्स के अंदर रखिए। जो अलग अलग टॉपिक्स होंगे उसको भी रखिए, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की। ठीक है, मैं बहुत जल्दी एक पैटर्न वाइज के अंदर जल्दी जल्दी अपलोड्स करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।